पांच की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार के बक्सर जिले में भयंकर ठंड के बीच किसानों पर पुलिस की बर्बरता ने माहौल गरमा दिया। चौसा के बनारपुर गांव में आधी रात को किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने लाठियां बरसाई और इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जिसके सामने आते ही किसान भड़क उठे और हंगामा शुरू हो गया। आधी रात को घर में सो रहे किसानों पर पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया। बक्सर के बनारपुर गांव में पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर कुछ किसानों पर लाठियां बरसाई। बताया यह जा रहा है कि महिलाओं और बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी लाठियां बरसी। जबकि पुलिस की दलील है कि किसानों ने पहले पुलिस पर हमला किया, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीर कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही। दरअसल यह पूरा मामला गांव में एसजेवीएन कंपनी के नए पावर प्लांट के लिए ली गई किसानों की जमीन से जुड़ा है। किसान अपनी जमीन के बदले में मौजूदा बाजार दर से मुआवजा मांग रहे हैं और इसके लिए किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। एक दो चार सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए। चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे। पुलिस आया था हमारे द्वार पे, हम लोग हल्ला सुने तो बाहर आए, देखे कि पुलिस आई है, हमको भी ले जाने लगे सब। हम बोले सब तो साफ साफ करने आए हैं, हमको भी मार दिया सब पीठ पे, यहाँ पे घाव लगा है। घर में दूसरे के घर दीवार गली पतली है, उसमें से दोनों तरफ से टांग उठाकर चढ़ गए उसके घर में। अच्छा। और दोनों सब परिवार सोए थे और उसके अंदर ढुक कर दरवाजा खोले, बाहर से भी प्रशासन जाकर उसको बुरी तरह से पिटाई की। और पिटाई करने के बाद में यहाँ से लेकर चली गई। वो ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आए हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज और मेरे भाई है उसको इतना मारे और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया, मम्मी को, चाची को, हमको। ये वहीं बक्सर के एसपी मनीष कुमार का कहना है कि लोग अचानक आक्रामक हो गए और प्लांट में तोड़फोड़ की। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा इस मामले पर, आइए सुनते हैं। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। तो संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन। मैं लगातार एसजेवीएनएल के सीएमडी से लेकर के तमाम पदाधिकारियों से और कलेक्टर से भी और जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ। जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। जिस प्रकार से रात में घर में घुस करके पुलिस ने गुंडागर्दी किया, कलेक्टर को मैंने कहा कि आप किसानों के साथ मिल बैठ करके और इस शांति व्यवस्था को, माहौल को बनाइए। और जिस पुलिस ने भी गुंडागर्दी किया है घर में घुस करके, वो अलोकतांत्रिक है, अवैधानिक है, असंवैधानिक है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई तुरंत करो। मनीष कुमार हैं हमारे साथ पटना से, इस पूरे मामले पर सीधे जुड़ रहे हैं। वो उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की क्या है वजह। मनीष, पहला सवाल तो ये है कि 85 दिनों से चल रहा था आंदोलन और डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है, कितना भरोसा किया जाए? देखिए, जो सारी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उन्हें इस लाठी चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि जब वो घर से निकल रहे थे उस समय पत्रकारों ने पूछा, तो शायद ये हो सकता है कि आंशिक रूप से ये बात सच हो। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये मामला है वहां पर एक चौसा में पावर प्लांट आ रहा है, ये जॉइंट वेंचर है
और इस ज्वाइंट वेंचर में जिन किसानों ने अपनी जमीन दी है, किसानों की अपनी मांग है, उनका कहना है कि उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो रेट मिलना चाहिए था, वो रेट नहीं मिला है। इसके अलावा उनको नौकरियों का भी आश्वासन दिया गया था और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो भी आउटसोर्स काम होगा उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो नहीं दिया गया। कंपनी के द्वारा जो है बाहर से लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया है और उनके साथ ये छलावा किया गया है। तो उस समय जब ये 85 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन पर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, तो जो स्थानीय प्रशासन और जैसा कि आज वहाँ के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे बातचीत की, तो ये शायद अब जो हिंसा के दौर के बाद, क्योंकि हिंसा दोनों तरफ से हुई है, कल रात पुलिस ने घर में घुसकर लाठीचार्ज किया और आज जो है उग्र किसानों ने वहां पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कंपनी के अंदर में जाकर तोड़फोड़ की। तो हिंसा का ये जो दौर चला, अगर प्रशासन, स्थानीय सांसद या जो राज्य सरकार है, अगर वो सजग रहती तो शायद इसे टाला भी जा सकता था। सारी मनीष, एक तस्वीर जरा साफ कर दीजिए। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वो हिंसक हो गए, वो हिंसक इस तस्वीर के आने के बाद हुए, क्या ये सच है? और पहला जो सवाल ये उठता है कि रात के 12 बजे आप किसी के घर में घुसकर उसके घर में मौजूद महिलाओं, लड़कियों और किसानों पर इस बुरी तरह से लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं? मनीष, आपकी आवाज चली गई है, लगता है म्यूट बटन आपका दब गया है। मनीष, मनीष आवाज आ रही है अब आपकी, बताइए, पूरी बात कीजिए। तो सारी चीजों प्रशासन के द्वारा जो कहा जा रहा है, उनके कहना है कि किसानों ने कल धरना के बाद वहां पर उग्र होकर कंपनी के गेट पे ताला लगा दिया और उसके बाद जो तनाव की स्थिति हुई, क्योंकि उसके अंदर काफी मजदूर और जो कर्मचारी थे वो फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया। हालांकि ये बहुत लोगों के गले पच नहीं रहा है, लोगों के गले पच नहीं रहा है कि आखिर घर में घुसकर इस तरीके से लाठीचार्ज करने की, क्योंकि वहां पर कोई काउंटर उनके ऊपर में कोई अटैक नहीं हो रहा था। लेकिन पुलिस का अपना नेचर होता है, जब आप उनको कहते हैं कि ये काम करना है तो उस समय जो सिपाही होते हैं वो किसी की समझते नहीं है। एक बार वो आदेश जब उनको हो जाता है, इसलिए अब आज जो किसानों के द्वारा हिंसा हुई है, पुलिस उसको ज्यादा हाईलाइट कर रही है। सारी सवाल यही उठता है मनीष कि ये सवाल तो एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से और सत्ता से पूछा जाना चाहिए कि आखिर पुलिस को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि रात के 12 बजे घुसकर वो पीटती नजर आई, या फिर उस कंपनी वालों के लिए काम कर रही थी पुलिस कि जाओ जरा इनको ठीक करके आओ? लग तो ऐसे ही रहा है। देखिए सारी, जो पुलिस के द्वारा घर में घुसकर जो हिंसा हुई, जो लाठीचार्ज हुआ है, निश्चित रूप से किसी भी पटना से लेकर बक्सर तक कोई भी पुलिस के अधिकारी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं या उसके सही कारणों को नहीं मीडिया के सामने रख पा रहे हैं। उनके पास एक ही जस्टिफिकेशन है कि आज सुबह जिस प्रकार से किसानों ने कंपनी के अंदर घुसकर हिंसा की है, गाड़ियों में आग लगाई है, तो वो एक, आप कह सकते हैं कि वो एक काउंटर डिफेंस है। लेकिन ये बात किसी को समझ से परे है कि अगर किसानों ने गेट पर अगर ताला भी लगाया तो आखिर ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि किसानों के घर में घुसकर उनके साथ इस प्रकार से उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की जरूरत आ गई। सारी शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस पर रोशनी डालने के लिए। हमारे साथ लव कुमार हैं जो नेता जेडीयू हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं। लव कुमार जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आधी रात को पुलिस घुसकर महिलाओं, लड़कियों और किसानों पर लाठीचार्ज करती दिखी? देखिए, वो तो जांच का विषय है, जांच किया जाएगा। लेकिन जो वहां के उपद्रवियों ने जिस तरह से प्लांट में घुसकर तोड़-फोड़ की घटना करी, वो निश्चित पर अगर आप इस तरह के कानून हाथ में लेंगे तो उसकी कुछ न कुछ प्रक्रिया होगी। इससे लोगों को चाहिए, बिहार में कानून का राज है और कानून का राज हम लोग कायम कर रखना चाहते हैं। किसी भी तरह से कोई भी बाहर के व्यक्ति या कोई भी अगर आपके यहाँ काम करने को आ रहा है तो निश्चित तौर पे वो भी बाहरी लोग हैं और उनका भी प्रोटेक्शन करना हमारे सरकार के यहाँ इतने बड़े प्लांट में आपने देखा होगा जिस तरह से तोड़
या बच्चों के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है, निश्चित तौर पर उसकी जांच होगी। लेकिन लव कुमार जी, जो पुलिस अब जस्टिफिकेशन दे रही है कि हिंसा हुई, लेकिन हिंसा तो आज हुई, कल तो सिर्फ गेट पर ताला लगा था, तो ऐसी क्या जरूरत थी? देखिए, प्लांट को बंद कर देना ये कहीं से भी जायज नहीं है, और जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, आंदोलन को उग्र रूप धारण करना ये भी कहीं से भी जायज नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है, महिलाओं पर, बच्चों पर किसी भी तरह का अत्याचार हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हमेशा संवेदनशील रहते हैं इस मुद्दे पर। ठहरा देना ये कहीं से उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल था आपसे कि 85 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, आप लोगों ने इसको निपटाने के लिए क्या कुछ किया था इतने दिनों में, अगर जानकारी हो आपके पास? नहीं, देखिए, आंदोलन किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चलाना सभी का अधिकार है, और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन, जिलाधिकारी ने उन लोगों से वार्ता की, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जो मामला कोई समझना नहीं चाहे तो अलग बात है। लेकिन हमारी पूरी सहानुभूति किसानों के साथ है, और किसानों के साथ हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। किसानों के लिए हम लोगों ने सैकड़ों काम किए हैं, जो उनकी आय बढ़े, उनका जीवन स्तर बढ़े। शुक्रिया लव कुमार जी, आप कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ खड़े रहते हैं और किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो कहानी कुछ और निकलकर सामने आ रही है कि गेट पर ताला लगा दिया, उसके बाद पुलिस रात के 12 बजे अगर किसी किसान के घर या उनके घरों में घुसकर महिलाओं, लड़कियों या फिर किसानों पर लाठीचार्ज करती है, तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है, वो तस्वीर साफ नहीं हुई है। अब वही एक जो जवाब आता है इस तरह की घटनाओं के बाद कि इस पे जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि इसकी क्या वजह थी। अभी की एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में सभी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से ऐसा करना पड़ा है। फेडरल एविएशन के कंप्यूटर में खराबी की वजह से सारी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं। पायलट को रियल टाइम सूचना में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से अगर यह सूचना ना हो तो फ्लाइट ऑपरेट करना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन होता है। अमेरिका में 760 उड़ानें देरी से चल रही हैं, 90 उड़ानों को रद्द किया गया है। तो एक तरीके से अगर देखें तो एक बड़ी दिक्कत। उमा शंकर सिंह है हमारे साथ। उमा, कब हुआ, कैसे हुआ और कब तक इसके ठीक होने की उम्मीद है? जी देखिए, जो अमेरिका में जो ATC FCC एडवाइजरी है, उसके मुताबिक सुबह 4:18 पे जो एडवाइजरी वहां से जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो तकनीक की दिक्कत आई है, उस वजह से उड़ान में दिक्कत हो रही है, और इसलिए उस समय ही ये एक निर्देश जारी किया गया। शुरुआती जानकारी ये आई कि 400 फ्लाइट जो हैं वो डिले हैं, बाद में वो बढ़कर 760 फ्लाइट की हो गई। बीच में ये भी खबर आई कि फ्लाइट्स को ग्राउंडेड कर दिया गया, लेकिन फ्लाइट रडार जैसे जो साइट है उसमें अमेरिका के आसमान पे फ्लाइट जो है तब भी उड़ते नजर आए। तो एक बड़ा टेक्निकल ग्लिच था, जिसकी वजह से एहतियातन फ्लाइट्स की आवाजाही में दिक्कत आई और उनको कुछ समय के लिए रोका भी गया। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि उस सिस्टम को रिस्टोर कर लिया गया है और आवाजाही फिर से धीरे धीरे शुरू हो रही है। शारिक, तो उमा, इसकी वजह से एक तरीके से देखें तो पूरे अमेरिका में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जी, जाहिर सी बात है कि फ्लाइट जब इस तकनीकी वजह से सैकड़ों की तादाद में डिले हुई हैं तो काफी दिक्कत हुई है, न सिर्फ घरेलू पैसेंजर्स को, क्योंकि इस जानकारी में ये भी कहा गया है कि जो अमेरिका आने वाली और अमेरिका से बाहर जाने वाली फ्लाइट जो हैं उनकी उड़ान पर भी असर पड़ा है। तो जाहिर सी बात है मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है और इसको पूरी तरह से रिस्टोर करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि जो ग्राउंडेड फ्लाइट्स थे वो सिचुएशन अब वहां नहीं है और जो उड़ानें हैं वो धीरे धीरे रिज्यूम हो रही हैं। शुक्रिया उमा, विस्तार से इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में खतरनाक घोषित की गई इमारतों को गिराने के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल होटल मालिकों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद होटल और मकानों को तोड़ने का काम रोक दिया गया था। आज भी स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं और पहले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन ने उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया।
इधर चमोली जिला प्रशासन और प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और विस्थापन को लेकर मीटिंग हुई। लोगों की मांग है कि उन्हें बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 महीने का वेतन जोशीमठ राहत कोष में दिया। जोशीमठ में जेपी पावर प्लांट के आवासीय परिसर में दीवारें गिरने लगी हैं। यहां एक बैडमिंटन कोर्ट है जिसकी 2 दीवारें गिर गई। बैडमिंटन कोर्ट की जमीन कई फुट धंस गई, दरवाजा गिर गया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की जेपी के बैडमिंटन कोर्ट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस वक्त एनडीटीवी के दर्शकों को कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये जोशीमठ का वो इलाका है जहां पर तबाही शुरू हो चुकी है, दीवारें गिरने लगी। हम जेपी पावर प्लांट है जो जोशीमठ का, उसकी आवासीय कॉलोनी में है और यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट है। और आप देखिए बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीरें। बैडमिंटन कोर्ट धंस गया है लगभग 2 फुट नीचे। ये पूरा बैडमिंटन कोर्ट है, आपको नेट भी नजर आएगा। और ये देखिए जो पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो कई फीट नीचे धंस गया है। और यहाँ की जो दीवार है ना, ये देखिए पीछे एक दीवार आपको नजर आएगी, ये दीवार भी नीचे आ गई है। एक तरफ की दीवार नीचे आ चुकी है। यहाँ पर तबाही शुरू हो गई है, दीवार नीचे आ गई है। जब ये धंसा तो पूरी की पूरी दीवार आपको नजर आएगी नीचे आ गई है। दरवाजा नीचे आ गया है, आपको ये भी नजर आएगा। और जो जमीन है वो तो धंस ही चुकी है। दरारें तो छोड़ दीजिए, दरारें तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो अब गिरना शुरू हो गया है मलबा, जमीन धंसने लग गई है। और आप देखिए ये पूरी जो दीवार है, इस पहाड़ के आगे की दीवारें बस गिरने वाली है, बिल्कुल झुक चुकी है। ये डेंजर जोन है, ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। यहाँ पर 1 जनवरी तक बैडमिंटन खेला जा रहा था और ये धंसाव शुरू हुआ 2 जनवरी से। और आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी गीली मिट्टी है, पूरी की पूरी गीली मिट्टी। और ये तस्वीर आपको बताती है कि क्यों धंस रहा है जोशीमठ, क्योंकि पानी का रिसाव अंदरूनी तौर पर हो रहा है। और पानी का रिसाव हो रहा है तो आपको नजर आएगा जो मिट्टी है अंदर गीली हो गई है। जब मिट्टी गीली हो गई है तो ये धंसने लग गई है। तो ये गीली मिट्टी हमारे सहयोगी पवन कुमार आपको नजर आ रहा है, दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे जहां तक ये पूरा का पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो तबाह हो गया है, धंस चुका है, कई फीट नीचे धंस चुका है, ये अलग हो चुका है। ये जब शुरुआत हुई तो यहाँ सिर्फ एक दरार थी। अब देखिए ये 2 फीट का अंतर आपको नजर आएगा और अंदर तक जो है ये नीचे धंस चुका है। दीवारें इस बैडमिंटन कोर्ट की गिर चुकी हैं। ये जेपी का जो पावर प्लांट है उसकी आवासीय कॉलोनी है और यहाँ हम लोग सबसे पहले एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुंची है तबाही दिखाने के लिए। जोशीमठ में तो अभी तक हम लोगों ने उन घरों में दरारें देखी हैं लेकिन दीवारें गिरते हुए नहीं देखी हैं। और दीवारें गिरती हुई नहीं देखी और दीवारें गिर चुकी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दीवारें गिरने लग गई हैं। और कुछ दिन में ये सब कुछ जोशीमठ में भी शुरू हो जाएगा जिन घरों में दरारें हैं। और ये देखिए यहाँ पर नेट लगा हुआ है, बाकायदा दीवार गिरी हुई है, दरवाजा गिरा हुआ है और पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी मिट्टी गीली है। यही सबसे बड़ी वजह है। और पानी का रिसाव लगातार जेपी के नीचे जो जेपी का आवासीय कॉलोनी है वहां से हो रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है। और किस तरीके से आगे जोशीमठ का हाल होगा उसकी बस एक पिक्चर भर है, तस्वीर भर है, क्योंकि यहाँ पर दीवारें गिरने लग गई हैं, पूरा का पूरी दीवार एक ढह गई है। तो जेपी के आवासीय परिसर के नीचे से पिछले कुछ दिनों से मटमैले पानी की धारा बह रही है। पानी इतनी तेज बह रहा है कि आवासीय परिसर की दीवार टूट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पानी की वजह से ही पहाड़ की मिट्टी गीली हो रही है और अब धंसने लगी है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम वो तमाम तस्वीरें आपको जोशीमठ से दिखा रहे हैं जो परेशान कर देने वाली। हम इस वक्त जेपी के पावर प्लांट की जो आवासीय कॉलोनी है उसके बाहर खड़े हुए हैं। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि जो धंसाव हो रहा है वो यहाँ से निकल रहे पानी की वजह से हो रहा है। अब देखिए ये आवासीय कॉलोनी की दीवार है जो टूट गई है और ये मटमैला पानी है जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ से लगातार बह रहा है और लोगों को लगता है मटमैला पानी अंदर पहाड़ के जा रहा है और मिट्टी गीली हो रही है जिस वजह से ये भू धंसाव हो रहा है। ये जेपी की आवासीय कॉलोनी है जिसकी दीवार है जो कि टूट चुकी है। आपको देखिए कितनी बड़ी दीवार है जहाँ से मलबा पूरा टूट करके बाहर आ गया, जिसको इस तिरपाल से ढका गया है। यहाँ पर वापस से इसको बनाया गया था लेकिन वो दीवार भी टूट गई है और
अंदर जेपी की जो आवासीय कॉलोनी है उसमें डिस्ट्रक्शन, उसमें तबाही शुरू हो गई है। बैडमिंटन कोर्ट की दीवारें गिरने लगी हैं, जो इनका मेस है वो दीवार गिर चुकी है, बाथरूम नीचे धंस गया है और वही कुछ सेंटीमीटर की दरार थी जो कुछ 1 फीट की हुई आज कई फीट की हो गई और नीचे गिरने लग गई। ये देखिए पानी है, ये पानी कहाँ से आ रहा है अभी तक कोई वैज्ञानिक, कोई भू वैज्ञानिक, कोई विशेषज्ञ नहीं समझा पाया है, बता पाया है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है और इस पानी के वजह से ही भू धसाव हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहा। और देखिए इसके आगे लोहा लगाया गया है, ये दीवार जो है बहुत बड़ी दीवार थी जिसके ऊपर आवासीय कॉलोनी है और इसी दीवार को तोड़ के पानी आना शुरू हो गया। लोगों को लग रहा है कि यही पानी अंदर जो है पहाड़ में गिली करा दिए रहते हैं। तो ये पानी का क्या लग रहा है, कहाँ से आ रहा है पानी, कुछ पता नहीं है। और लोग तो ये कह रहे थे पानी की वजह से भू धसाव हो रहा है, मिट्टी गीली हो रही है पहाड़ की, पानी तो बहता ही जा रहा है। आप ये सब देखने आए थे? आप लोग तो देखने आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हम यहीं से हैं, पर पानी को देख के लगता है कि ये किसी सोर्स का पानी नहीं है और ये कहीं सुरंग का जैसा लगता है, जमीन के नीचे जो टनल में काम हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये पानी टनल के नीचे जो काम हो रहा है वहाँ पे क्योंकि मटमैला पानी? हाँ जी, इसकी जाँच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसको। तो आप लोग, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो भू धसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है, इससे पहाड़ गीला हो रहा है, इससे भू धसाव हो रहा है। वो भी हो सकता है, पर दूसरा ये है कि टनल अभी सबके दिमाग में है कि टनल इसके नीचे है, तो ज़्यादा चांसेस, जो पानी का अगर कलर आप देखो तो उससे लगता है कि टनल के अंदर गए, टनल के अंदर का है। देखिए पानी जो है, आप देखेंगे, आप सब पहाड़ आते होंगे, जो पहाड़ से पानी निकलता है वो फ्रेश वाटर होता है, अक्सर लोग उसको पीते भी हैं, बॉटल में भर लेते हैं, लेकिन जो पानी यहाँ से निकल रहा है पूरा का पूरा पानी मटमैला है, मिट्टी वाला पानी है जो कि यहाँ से बहता जा रहा है। और देखिए इसको लोहा लगा करके रोकने की भी कोशिश हुई है, लेकिन अब ये रोक नहीं रहा है। पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोग इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, विस्थापन की कोशिश हो रही है। अब जब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब दीवारी गिर गई नीचे सड़क पर, जो लोग रह रहे थे इनको खाली तो करा लिया गया है, अब ये जो छोटी छोटी दरारें हैं ये दरारें बढ़ेंगी कुछ सेंटीमीटर, फिट, फिर मीटर्स और फिर ये दीवारें गिरने लग जाएंगी। ये यहाँ के विशेषज्ञ कह रहे हैं और ये धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और बारिश हुई तो और जल्दी होने लग जाएगा। तो ये पानी लगातार निकल रहा है यहाँ से, लोग इस पानी को काफ़ी ये कह के बता रहे हैं कि यही कारण हो सकता है भू धसाव का। तो फिलहाल जोशीमठ एक त्रासदी में है, लोग कुछ कह रहे हैं इसको नेशनल डिजास्टर भी घोषित करना चाहिए, लेकिन जितनी देर सरकार विस्थापन में लगाएगी उतनी ही जान माल का नुकसान हो सकता है। वैसे प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, यहाँ के डीएम, यहाँ अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं मुख्यमंत्री के, वो भी लोगों से बात कर रहे हैं। 1.5 लाख का मुआवजा भी घोषित किया गया है। 731 घरों में दरारें हैं, कुछ 200 घर खाली कराए जा रहे हैं, 130 फैमिलीज को खाली करा लिया गया है। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेगा, ऐसे पानी जाता रहेगा तो पहाड़ गीला होता रहेगा और भूधसाव होता रहेगा। तो सोचिए कि किस टाइम बॉम्ब पर जोशीमठ चल रहा है, किस टाइम बॉम्ब पर यहाँ के हजारों लोग बैठे हुए हैं। वाकई में ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की आपदा यहाँ पर हो सकती है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत दी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए चमोली के जिलाधिकारी, चमोली के डीएम हिमांशु खुराना साहब हैं। हिमांशु जी, अभी लोकल्स के साथ मीटिंग हुई है, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोगों का इवैक्यूएशन प्लान क्या है और किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कल रात से धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं जब तक उन्हें मुआवजा उनके मन मुआफिक नहीं दिया जाएगा वो हटेंगे नहीं। देखिए, हमारा इमीडिएट जो फोकस अभी है, जो हमने अनसेफ एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं जोशीमठ में, उनसे इवैक्यूएशन है। इसमें 2 तरह की बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो जर्जर हो गई हैं, अभी रहने लायक नहीं बची हैं, उनसे हमने कम्प्लीटली इवैक्यूएशन करवा दिया है। कुछ उनकी विसिनिटी में बिल्डिंग्स हैं जो अगर कोई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर मेजर स्लाइड आता है तो वो भी इम्पैक्ट होंगी, तो उनको भी हम इवैक्यूएट करा रहे हैं। इन सभी को हमने रिलीफ कैंप्स, जो हमने होटल, धर्मशाला, गुरुद्वारा, तमाम ऐसे जगहें हैं जिनको हमने स्थापित किया है, वहाँ उनको हम टेम्परेरीली शिफ्ट करा रहे हैं। और जो भी रिलीफ सामग्री है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बेसिक सर्विसेज हो, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, कल तक जो बताया था कि 731 घर हैं जिनमें क्रैक्स आए हैं, उनमें से कितनी फैमिलीज को आपने इवैक्यूएट किया है? 731 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, भवन हैं, चाहे घर हैं, होटल हैं, जिनमें माइनर से लेके मेजर क्रैक्स आए हैं। सभी स्ट्रक्चर से हम इवैक्यूएट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि लोग
भी अपने घर से इमिडिएटली जाने की स्थिति में नहीं रहते हैं और कहीं जगह हम वेट एंड वॉच भी कर रहे हैं। तो जहाँ पर स्थिति ऐसी है जो अनसेफ है उसको हमने डिमार्केट किया है। बाकी जब स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ माइनर क्रैक्स हैं वो हम उसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमारी सेक्टर ऑफिसर्स की टीम है, हमारे जगह जगह इंस्पेक्शन हमारी टीम्स कर रही हैं तमाम वार्ड्स में, और हम सभी एरियाज़ को वॉच कर रहे हैं। जहाँ पर भी ऐसी स्थिति लगती है कि ये एरिया थोड़ा अनसेफ हो रहा है तो उसको भी हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं और हमारे पास कैपेसिटी है लोगों को अकोमोडेट करने की। सर, अभी तक कितनी फैमिलीज आपने वहां से विस्थापित किए हैं, इवैक्यूएट किए हैं? टोटल 131 फैमिलीज। 131 फैमिलीज को किया है। सर, अब रही बात मुआवजा कितना दे रहे हैं? जिन घर के लोगों को आप लोग हटा रहे हैं, जो विस्थापित कर रहे हैं, उन्हें प्रति घर यानी प्रति परिवार कितना मुआवजा दे रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी रिहैबिलिटेशन पैकेज बनेगा तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबकी इंटरेस्ट और क्या उनके किस तरह का रिहैबिलिटेशन वो चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, एक बारी में पेमेंट करें सो दैट दे कैन वो यहाँ से जा सकते हैं, कहीं और पर सेटल हो सकते हैं। कई लोग यहीं पर सेटल होना चाहते हैं तो उन्होंने ही कुछ लैंड्स हमें बताई हैं जहाँ पर उनको रीसेटल किया जा सकता है। किसी का कमर्शियल स्ट्रक्चर है तो कहता है कि हमें किसी अन्य कहीं जगह लैंड दे दी जाए जहाँ हम अपना होटल या कोई भवन स्थापित कर लें। तो इसमें सभी स्टेक होल्डर से बात की जा रही है। हमारा फोकस ये है कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए, जल्दी से जल्दी हम एक कंसेंसस पर पहुंच चुके, बट अंटिल दैट कंसेंसस इज अराइव्ड हम एक इंटरिम पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूव हुआ है, वो अप्रूव भी हो गया है कि हर अफेक्टेड फैमिली को जो भी इसमें अफेक्टेड हुआ है और जिसको ये भूधसाव के कारण अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है, तो उसको देखते हुए एज अ एक 50,000 रुपीज़ एक हम स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है। वो एक मुश्त ग्रांट होगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो शिफ्टिंग कर रहे हैं उनका सामग्री है, उनको ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, तो उसमें उनको कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। दिल्ली में ऑटो एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। ऑटो एक्सपो की शुरुआत मारुति सुजुकी के साथ हुई। मारुति की तरफ से कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी EVX को शोकेस किया गया। ये एक मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट है जिसे सुजुकी मोटर ने तैयार किया है। ये गाड़ी एक चार्ज में 550 किलोमीटर तक चल सकेगी। मारुति सुजुकी की योजना इसे 2025 तक लॉन्च करने की है। मारुति सुजुकी भारत में BEV और बैटरी के लिए 100 बिलियन का निवेश करेगी। आपको बता दें, ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन दिल्ली और नोएडा दोनों जगह हो रहा है। 14 जनवरी से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार ऑटो एक्सपो में हर तरह के वाहन निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। इसमें दोपहिया से लेकर चार पहिया वाहन के साथ साथ बड़े कमर्शियल वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माता शामिल हो रहे हैं। मारुति, टोयोटा, लेक्सस, टाटा और MG मोटर्स जैसी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने नए इनोवेशंस, वाहन और भविष्य की योजनाएं बता रहे हैं। इस बीच अभिनेता शाहरुख खान भी हुंडई की कार के प्रमोशन के लिए आज ऑटो एक्सपो पहुंचे। हम लोग जो है इलेक्ट्रिक कंबस्टन इंजन से इलेक्ट्रिक पहुंच गए हैं, पेट्रोल पंप से पावर पॉइंट प्लग तक पहुंच गए हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। आई डिड नॉट थिंक दिस पॉसिबल इन माय लाइफ टाइम, बट इट्स बीन अ ग्रेट थिंग एंड ऑल ऑफ अस आर genuinely blessed to be seeing this innovation all around the world. We are living in the midst of India's automotive renaissance. ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत मारुति सुजुकी की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट के साथ हुई है। इस गाड़ी का नाम EVX है और इसके साथ मारुति ने जाहिर कर दिया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर उनकी किस तरह की तैयारी है। अब मारुति इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसको लेकर अपनी योजना यहाँ पर सामने रखी है ऑटो एक्सपो में उसने, तो आप भी जाहिर जानना चाहेंगे कि मारुति की जो इलेक्ट्रिक कार है वो कैसी होगी। तो इस EVX को पहले आपको दिखाते हैं। इसके लुक पर आप थोड़ा नजर डालिए। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जरूर है लेकिन काफी अलग ये सामने से दिख रही है और साइड से भी अगर आप इसकी प्रोफाइल को देखेंगे तो ये कॉम्पैक्ट जरूर लग रही है दिखने में, लेकिन ये अच्छी खासी बड़े साइज की कार है। मिड SUV सेगमेंट की ये गाड़ी होने वाली है। 4300 mm की इसकी जो लंबाई है वो अंदाजे के लिए, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि कितनी बड़ी गाड़ी है। तो ग्रैंड विटारा के आसपास की इसकी लंबाई जो है वो है। और यहाँ पर आप पीछे के हिस्से में इसकी देखेंगे तो जो टेल लाइट है वो भी काफ़ी अलग अंदाज में इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर दी गई है। EVX इसका नाम यहाँ पर दिया गया है और इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ख़ास तौर पर सुजुकी ने तैयार किया है। ये ग्लोबल मॉडल होगा मारुति सुजुकी का और ये जो यहाँ पर पेश की गई है, पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है। आप साइड में यहाँ पर देखिए जो इसकी साइड प्रोफाइल है उसमें जो डोर हैंडल्स हैं
वो दरवाज़ों के अंदर समा जाते हैं। तो एक प्रीमियम फील भी है, एक बड़ी सी जो आपके ये एसयूवी का मजबूत लुक होता है वो वैसा डिज़ाइन भी इसके अंदर दिया गया है। हालांकि अंदर इसके अंदर किस तरह के फीचर्स होंगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मारुति ने नहीं दी है, लेकिन जो इस गाड़ी के बारे में बताया गया है वो आपको बता देते हैं। इसके अंदर जो बैटरी पैक होगा वो 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होगा और ये गाड़ी 550 किलोमीटर की ड्राइव रेंज जो है वो ऑफर करेगी। यानी एक चार्ज में ये जो एसयूवी है ये 550 किलोमीटर चल पाएगी। अब मारुति सुजुकी इस गाड़ी के साथ अगर भारत में शुरुआत करेंगे तो आप देखिए कि आने वाली जो गाड़ियां होंगी वो किस तरह की होंगी। तैयारी मारुति की भी ये है कि इलेक्ट्रिक स्पेस में एंट्री की जाए। अब किस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं उसका तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन किस तरह की मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी वो इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमें बताया गया है वो योजना मारुति की ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बल्कि जो बैटरियां इस्तेमाल होती हैं उसके लिए भी भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर EVX ये किस तरह की होगी जब लॉन्च होगी, शायद थोड़े बहुत बदलाव इसमें देखने को मिले, लेकिन जिस तरह ये अभी दिख रही है ऐसा लगता है कि काफ़ी क्लोज है ये प्रोडक्शन मॉडल के और बहुत ज़्यादा तब्दीलियां इसमें अगर ना की जाएं तो बहुत खूबसूरत ये कार मारुति की इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। 2025 तक मारुति की इसको लॉन्च करने की योजना है। ताबिश हुसैन, ऑटो एक्सपो से प्रेम सिंह के साथ NDTV इंडिया के लिए। तो ताबिश वहीं मौजूद हैं और जो मारुति की EVX में क्या है खास, भविष्य के लिए मारुति सुजुकी की क्या है योजना, इस पर उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव से बात की। ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत मारुति सुजुकी ने अपनी एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX के साथ की है। तो इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं और साथ ही मारुति सुजुकी की आगे की क्या योजना है इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स मारुति सुजुकी। शशांक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, EVX कॉन्सेप्ट आपकी ये है, क्या इसकी खासियतें रहेंगी, क्या आपके प्लान्स हैं इसके साथ? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये एक बॉर्न एसयूवी EV प्लेटफॉर्म है। बॉर्न EV प्लेटफॉर्म वो होता है जो खासकर बनाया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग आइस व्हीकल्स हैं उसमें कुछ तब्दीली करके EV बना दिया जाए। तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप जो बैटरी की पोजीशनिंग है फ्लोर के ऊपर उसका आपने पोजीशन ऑलरेडी प्लान किया रहता है प्लेटफॉर्म में, लिहाजा आपका जो व्हील बेस है, जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे इसका व्हील बेस बड़ा लंबा है, उसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इंटीरियर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर मिलता है। एक तो ये, दूसरा ये खासियत इस गाड़ी में इस बात की भी है कि ये इसकी रेंज जो है 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है और इसमें 60 किलोवाट आवर बैटरी का वो है यूज़ करेंगे। तो इस लिहाज से भी ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है। और चौथी बात जो बहुत अहम है कि ये हम प्रोडक्शन में 2025 के पहले 2024-25 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लेके आएंगे। तो 24 से 25 के बीच में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार जो है वो हम भारत में देखेंगे जी। ये नया प्लेटफॉर्म की आपने बात की, तो इससे हम ये मतलब समझें कि सिर्फ ये नहीं और भी मॉडल्स जो हैं वो आपके प्लान में हैं और गाड़ियां मारुति की इलेक्ट्रिक कार के लिए हम इलेक्ट्रिक बाजार में देखेंगे? जी बिल्कुल, बिकॉज जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्री में कंसेंसस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम होंगी। कब होंगी उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि एक इवॉल्विंग सेक्टर है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक लगभग 17 से 20% के बीच पैसेंजर कार्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। और जो एमिशन नॉर्म्स अब आ रहे हैं और जो एनवायरनमेंट का कंसर्न हम देख रहे हैं कस्टमर्स में भी, सरकारों में भी, तो उसमें जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत ज़रूरी है। तो ये बात सही है कि आगे वाले वक्त में मारुति सुजुकी की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगी। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर को 1.5 महीने के लिए बंद कर दिया गया। इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गूगल मैप के जरिए दिल्ली में ट्रैफिक का मैनेजमेंट कर रही है, खासतौर से अभी आश्रम फ्लाईओवर के आसपास जहां ट्रैफिक जाम की समस्या आम है। मैप में देखा जा रहा है कि किस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा है और फिर वहां
ट्रैफिक कम करने के लिए ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया जाता है। आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वो फिलहाल 1 जनवरी से अगले 45 दिन के लिए बंद है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक एस यादव से, जो गूगल मैप पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। आश्रम फ्लाईओवर 1 जनवरी से बंद है। दरअसल आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते आश्रम फ्लाईओवर का जो ट्रैफिक है वो फिलहाल 45 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जाम को कैसे मैनेज कर रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एस यादव, जो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर ये मैप है, इस मैप के जरिए कैसे पूरे ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है, कितने ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात हैं, कहाँ कहाँ डाइवर्जन किया गया है, इस पूरे मसले पर बात करेंगे। एस यादव सर, आश्रम फ्लाईओवर 45 डेज के लिए बंद है, ट्रैफिक जाम भी बहुत हो रहा है, ट्रैफिक को मैनेज आप लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो ट्रैफिक की जो चैलेंजेस हैं उसमें आपको समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक, चाहे वो आश्रम की बात हो, चाहे वो चिराग दिल्ली फ्लाईओवर की बात हो, चाहे वो द्वारिका की बात हो, प्रयास ये रहता है कि ट्रैफिक चलते रहना चाहिए। जो आपने कहा कि आश्रम का फ्लाईओवर है, उसमें करीबन 45 दिन के लिए जो है उसको जोड़ने का जो काम चल रहा है, तो यातायात की कुछ जो डाइवर्जेंस प्लान करी गई हैं, डाइवर्जेंस में अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो मेन जो हम लोगों का चैलेंज है वो बदरपुर की साइड से जो ट्रैफिक आने वाला है, नोएडा की साइड से जो ट्रैफिक आने वाला है, जैसे आप कालिंदी की साइड से जो आ रहा है, और निजामुद्दीन की साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है, महारानी बाग की साइड से जो ट्रैफिक है, इन सभी के जो चैलेंजेज है उसमें हमने करीबन 7 पॉइंट्स पर डाइवर्जेंस प्लान किए गए हैं, जिसके बारे में बहुत ही बड़े स्तर पर जो है पब्लिसिटी भी, जनता को जागरूक करने का विभिन्न जो हमारे साधन है, खासतौर पर जो दिल्ली में ट्रैफिक की हमारी एक महत्वपूर्ण इकाई है पब्लिक इंटरफेस यूनिट, जो बहुत सारे जितने सोशल मीडिया पर जो साधन हैं उनको एनालाइज करती है, चाहे वो ट्विटर पर कुछ कॉल्स आती है पब्लिक की, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर लोग कॉल करते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट ऐप्स हैं मैप की, उनको एनालाइज करके जहाँ जहाँ पर डाइवर्जन की आवश्यकता होती है, या जहाँ पर कंजेशन हो जाता है, या जहाँ पर जो आपने देखा होगा जहाँ पर डार्क है या रेड ब्राउन है, वहाँ पर हम लोग प्लान करते हैं कि किस कारण से ट्रैफिक जो है वो बहुत धीरे चल रहा है। सर, मैप में जैसे यहाँ पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है और जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप लोग मैप में देख के क्या फिर जो आपके फील्ड में स्टाफ है उनको आप इन्फॉर्म करते हैं कि किसी और रास्ते पर ट्रैफिक खोलें, ऐसा देखिए, हमारी जो पब्लिक इंटरफेस यूनिट है और जो लोकल टीआई है वो एनालाइज करता है कि हम किस तरह से जो है, अगर कहीं पर टेल ज़्यादा हो गई है तो हम उस लाइन को ज़्यादा, हमारा जो टाइमर है सिग्नल का उसको हम मैनुअली चलाते हैं कि वहाँ का ट्रैफिक पहले क्लियर करें। अगर इसी में आप देखें तो 2 साइड में रेड ज़्यादा है और एक साइड में जो मथुरा रोड की साइड से ग्रीन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो रेड वाले हैं उसको हम क्लियर करवाएं। तो ये हम लोगों की जो है प्राथमिकता रहती है। ये जो मैप है इसके जरिए जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो ये देखते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है और वहाँ से फिर वो ट्रैफिक को कहीं और डाइवर्ट करते हैं, और इस तरह से पूरा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है आश्रम के आसपास का, इवन पूरी दिल्ली का, वो किया जाता है। इसके अलावा जो फील्ड स्टाफ है वो भी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि जो ट्रैफिक जहाँ जहाँ जाम हो रहा है वहाँ पर किसी भी तरह से सुधार किया जाए। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।